अध्याय एक क्रोध। अरे क्या हो रहा है। मैं भीड़ की ओर जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ते हुए चिल्लाया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो सीने से बाहर निकल आएगा। और कठिन प्रशिक्षण के बाद मेरे पैरों में दर्द होने के बावजूद मैं बहुत तेज गति से दौड़ पड़ा। मेरी मां के स्टॉल के आसपास इतनी बड़ी भीड़ होना निश्चित रूप से कोई अच्छी बात नहीं थी, और यह जानते हुए भी मुझे शांत रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। मुंबई के जुहू बीच के बाहरी इलाके में मेरी माँ का एक छोटा सा स्टॉल था जहाँ वह हाथ से बनी पेस्ट्री और मिठाइयाँ बेचती थीं। हालांकि वह इससे ज्यादा कमाई नहीं करती थीं, लेकिन गुजारा करने के लिए काफी था, और यह एक ऐसा काम था जिसे करने में उन्हें आनंद आता था। क्योंकि उसका स्टॉल छोटा था, इसलिए उसके आसपास एक समय में केवल कुछ ही लोग होते थे, लेकिन अब वहाँ कम से कम कुछ दर्जन लोग थे, इसलिए यह स्पष्ट था कि कुछ बुरा हुआ था। अपनी मां की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए, भीड़ में से धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ते हुए, जैसे ही मैं भीड़ के आगे पहुंचा, मेरा दिल बैठ गया। मेरी मां जमीन पर बैठी हुई थी और उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा रखा था, जबकि उसकी दुकान ध्वस्त हो चुकी थी। वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था, और वह सारी पेस्ट्री और मिठाइयाँ जो वह हर रात बड़ी मेहनत से बनाती थी, जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। जाहिर है, मैं गुस्से से आग बबूला था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और करता, मैं दौड़कर उसके पास गया और घबराकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या हुआ? यह किसने किया? हालांकि मुझे कोई जवाब नहीं मिला, और वह बस अपने हाथों में चेहरा छिपाकर रोती रही। सदमे और घोर दुख के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम सब यहां से दफा हो जाओ। अगर मदद नहीं करने वाले हो, तो दफा हो जाओ, मैं चिल्लाई, क्योंकि वहां मौजूद बड़ी भीड़ मेरी मां को शोक मनाते हुए बस खड़ी देख रही थी। उन सभी ने शायद देखा होगा कि क्या हुआ था, और उन्होंने हस्तक्षेप करने की जहमत नहीं उठाई। तो घटना समाप्त होने के बाद पीड़ित के चारों ओर भीड़ लगाने और उनकी मदद करने की कोशिश करने का क्या मतलब था? भीड़ में से कुछ लोग मेरे शब्दों और लहजे से उत्तेजित हो गए और मुझे अपशब्द कहने लगे, लेकिन भीड़ के तितर-बितर होने पर उनमें से अधिकांश लोग अपने अपने काम में लग गए। दुनिया एक क्रूर जगह थी और ज्यादातर लोग बस देखते रह गए जब एक अकेली निर्दोष महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके अस्तबल को बर्बाद कर दिया गया। हालांकि मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता था। जो कुछ हुआ उसके लिए वे जिम्मेदार नहीं थे, और यह मेरी गलती थी कि मैं एक निकम्मा बेटा साबित हुआ, जो उसकी देखभाल और रक्षा करने में असमर्थ रहा, जैसा कि मैंने हमेशा वादा किया था। मुझे इस बात का भी अच्छा अंदाजा था कि इस घटना के पीछे कौन था। अपनी मां के हाथों को उनके चेहरे से हटाते हुए, मैंने उनके गाल के किनारे पर एक चमकदार लाल हाथ का निशान देखा, और तुरंत मेरी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। मानो उसका स्टॉल तोड़ना ही काफी नहीं था, उन्होंने उस पर हाथ उठाने की भी हिम्मत की। उसे उठने में मदद करते हुए, मैंने उसे एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी और उसे वापस घर ले गई। उसकी उदासी को कम करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जिस चीज पर वह अपनी मानसिक शांति और पैसे कमाने के लिए निर्भर थी, वह नष्ट हो गई थी। हालांकि मेरी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थीं कि मेरे नाखून मेरी हथेलियों में धंस गए और मेरे हाथों से गर्म खून रिसने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जो कुछ भी हुआ था उसके सदमे से मेरी मां अंदर तक हिल गई थी, और घर लौटने के बाद ही जब मैंने उन्हें कुछ गर्म पे दिया तब जाकर वह शांत होने लगीं। अर्जुन, क्या आपको लगता है कि हम स्टॉल को फिर से जोड़कर दोबारा खोल सकते हैं? उसने पूछा, खुद को दोबारा रोने से मुश्किल से रोकते हुए। चिंता मत करो, मां। मैं दूसरी नौकरी कर लूंगा और पैसों का इंतजाम कर लूंगा। आपको बस मेरे लिए खुश और स्वस्थ रहना है, ठीक है? मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वस्त किया। मैं गुस्से से उबल रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भी क्षण फट जाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी मां के साथ रहते हुए शांत और मजबूत बने रहना पड़ा। लेकिन तुम पहले ही बहुत त्याग कर चुकी हो। मैं अब भी चाहती हूं कि तुम वापस स्कूल जाओ। और उसने खंडन करने की कोशिश की। बस करो। मैंने अपना फैसला कर लिया है, और पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। 17 साल की उम्र में अच्छे ग्रेड होने के बावजूद हाई स्कूल छोड़ देने से मैंने अपनी मां का दिल तोड़ दिया, जिनका सपना था कि मैं शिक्षा प्राप्त करूं, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। स्कूल में मेरा समय कठिन था, और मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका मेरे स्कूल छोड़ने के फैसले से शायद ही कोई लेना देना था। मेरी माँ रात भर खाना बनाते और दिन भर अपनी दुकान खोलकर किराया चुकाने के लिए भी कितनी तकलीफें झेलते देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसकी मदद कैसे नहीं कर सकता था?
उसका शरीर बहुत कमजोर था और अत्यधिक काम करने और लगातार तनाव के कारण जिस तेजी से उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, उससे यह स्पष्ट था कि वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। वह और भी कमजोर होती जा रही थी और पहले ही बहुत कुछ सह चुकी थी और बहुत त्याग कर चुकी थी। चाहे उसने मुझे अपना मन बदलने के लिए कितना भी मनाने की कोशिश की हो, मैं पहले ही पढ़ाई छोड़ चुका था और दूसरी नौकरियों की तलाश करते हुए एक सुविधा स्टोर में जितना हो सके उतना काम करने लगा था। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, तो कुछ ही समय में वह बेहोश हो जाती और काम करने में असमर्थ हो जाती। तनख्वाह बहुत कम थी और एक बदसूरत से दिखने वाले 17 साल के लड़के के रूप में काम मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन यह कुछ तो था और कम से कम मैं अपनी मां पर बोझ कम कर सकता था। और हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी करना बाद में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ही सफलता पाने का एकमात्र तरीका है। जब मैंने देखा कि मैं जाने के लिए अपने जूते वापस पहन रहा हूं, तो उसने पूछा, आप इस समय कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? मुझे दूसरी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है। मैंने जल्दी से कोई बहाना सोचने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। इस समय रात हो गई है। रात में कौन इंटरव्यू देता है? उसने हैरानी से कहा। यह एक और सुविधा स्टोर है जो 24/7 खुला रहता है, इसलिए रात में इंटरव्यू होना कोई असामान्य बात नहीं है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? क्या ये वही कपड़े नहीं हैं जिन्हें पहनकर तुम कसरत करते हो? ये काफी पसीने से भीगे हुए हैं और मुझे तुम्हारी गंध यही से आ रही है, उसने नाक पकड़ते हुए कहा और फिर हंसने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह पहले जितनी परेशान नहीं थी, जिससे मुझे खुशी हुई। मैंने जवाब दिया, यह तो बस एक सुविधा स्टोर के मैनेजर के साथ इंटरव्यू है, अच्छे कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं इसके बाद देर रात जॉगिंग करने जाने की योजना बना रहा था। मुझे सवालिया निगाहों से देखते हुए यह स्पष्ट था कि उसे अभी भी शक था, और मैं सचमुच अभी भी ट्रेनिंग से लौटा था। हालांकि इससे पहले कि वह मुझसे और पूछताछ कर पाती, मैंने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी, उसे गले लगाकर अलविदा कहा और अपने फ्लैट से बाहर भाग गई। वह मुझ पर भरोसा करती थी और मेरी स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा सीमित नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि मैं कितनी मेहनत करता हूं और उसकी कितनी परवाह करता हूं। साथ ही वह मुझे बहुत जिम्मेदार भी मानती थी, या कम से कम मैंने उसके सामने खुद को इसी तरह पेश किया था। वह एक जगह स्थिर नहीं बैठता, है ना? मैंने उसके जाने के बाद उसे यह कहते हुए सुना। मेरी माँ के पास पहले से ही बहुत सारी परेशानियां थीं, इसलिए मुझे उनसे कुछ बातें छिपानी पड़ती थीं और कुछ काम ऐसे थे जो अकेले ही करने पड़ते थे। मैंने अपनी भावनाओं और इरादों को अपनी माँ से छिपाने में अच्छा काम किया था, लेकिन जैसे ही मैं फ्लैट से बाहर निकला, मैं अपने अंदर दबी हुई घृणा को छुपा नहीं सका। बार बार मैंने उन बदमाशों की हरकतों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने हद पार कर दी थी। अगर उन्होंने सिर्फ उसका स्टॉल तोड़ा होता, तो मैं उनके पीछे जाने की जहमत नहीं उठाता, लेकिन उन्होंने उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। जिस आखिरी व्यक्ति ने उस पर हाथ उठाया था, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ था और आगे भी उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अध्याय 2। मेरे दिमाग में आवाज। जिस जर्जर इमारत में मेरा फ्लैट था, उसे छोड़ते हुए मेरी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं और मेरे दिमाग में बस यही बात थी कि उन आदमियों को कुचल दूं जिन्होंने मेरी मां के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की। उस इलाके में बदमाशों का सिर्फ एक ही गिरोह घूमता था और छोटे व्यवसायों और दुकानों को सुरक्षा शुल्क देने के लिए मजबूर करता था। और वे उन्हें किससे बचा रहे थे? वे उन्हें खुद से ही बचा रहे थे, क्योंकि अगर कोई फीस नहीं चुकाता तो उसे बार बार धमकी दी जाएगी और अंततः उनकी हरकतें और भी ज्यादा चरमपंथी होती जाएंगी। मेरी माँ जब भी संभव होता उन्हें पैसे दे देती थी ताकि ऐसे बदमाशों से कोई परेशानी न हो। हालांकि हाल ही में उन्हें पैसों की तंगी होने लगी थी क्योंकि उनका स्टॉल ठीक से नहीं चल रहा था। मेरे काम से मिलने वाली अतिरिक्त आय के बावजूद भी किराए और रहने सहने का खर्च उसके लिए वहन करना मुश्किल था, क्योंकि हर चीज इतनी महंगी थी। बेहद कम संसाधनों के साथ जीवन गुजारना उसके लिए अभी भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैंने इसे बदलने की कोशिश करने का बीड़ा उठाया, लेकिन अब तक मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था।
पिछले 2 हफ्तों से उसने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था और बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने कभी उनके इलाके में दुकान खोलने की कोशिश की तो वे उसका स्टॉल तोड़ देंगे। और जाहिर तौर पर आज उनका धैर्य टूट चुका था। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे उसके पास आने से पहले उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो, लेकिन उसके बेटे ने उसे सुकून दिया। और हालांकि वह मुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, फिर भी उसने अपनी सारी उम्मीदें मुझ पर टिका दीं। और मैं यही चाहता था, क्योंकि वह मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ सह चुकी थी, इसलिए अब मेरी बारी थी कि मैं उसका एहसान चुकाऊं। ब्रुकलिन में चाइनाटाउन के बाहरी इलाके में रहना काफी कठिन, गरीब और खतरनाक था। अपराध वहां आम बात थी। शहर में हर तरफ अपराध का बोलबाला था और बड़े बड़े गिरोहों को लोग पूछते थे, यहाँ तक कि पुलिस भी उनका सामना करने में असमर्थ थी। दिन ब दिन आपराधिक दुनिया और मजबूत होती गई और पुलिस ने इस समस्या को सुलझाने के लिए शायद ही कुछ किया, या ऐसा ही प्रतीत होता था। क्योंकि गिरोह अपराध को कम करने के मामले में एनवाईपीडी को शायद ही कोई सफलता मिली थी। ज्यादातर मामलों में वे केवल स्थिति को और खराब कर देते थे, सब कुछ और अधिक जटिल बना देते थे और आमतौर पर पीड़ित को लाभ से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाते थे। अंततः जब तक वे अपराध स्थल पर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नुकसान हो चुका था। मैंने बार बार कठिन अनुभव से सीखा है कि मैं केवल खुद पर ही निर्भर रह सकती हूँ, हमेशा अपना सिर झुकाकर सहन करती रही हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। ये निर्दयी अपराधी और तथाकथित गुंडे अपनी संख्या, शक्ति और संपर्कों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और किस लिए? अगर किसी को अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करनी पड़े तो यह बात समझ में आती है, लेकिन एक निकम्मे बदमाश होने का क्या मतलब है जो गरीबों और कमजोरों को सुरक्षा शुल्क देने के लिए मजबूर करता है? और बात यहीं खत्म नहीं होती। चोरी, लड़ाई झगड़ा, बलात्कार, जो भी कहो, ये बदमाश सब कुछ करते हैं। और हर किसी के द्वारा इसे रोजाना होते हुए देखे जाने के बावजूद समस्या से निपटने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था, या कम से कम कानून प्रवर्तन द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा था वह कारगर नहीं था। मैंने जीवन में काफी संघर्षों का सामना किया है, फिर भी मैंने कभी ऐसी चीजों का सहारा नहीं लिया, लेकिन ऐसा लगता था मानो इससे हमेशा के लिए बचना मेरे लिए असंभव था। मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ जुड़ जाइए। स्कूल में जिन समस्याओं का मैंने सामना किया, उसके बाद वैसे भी शिक्षा या पढ़ाई में मेरा कोई भविष्य नहीं है और पुलिस भी सक्षम साबित नहीं हुई है, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं मामले को अपने हाथ में ले लूं। जब तक इससे मुझे बेहतर जीवन जीने और धनी और शक्तिशाली बनने का मौका मिलता है, ताकि मैं अपनी माँ और अपनी परवाह की हर चीज की रक्षा कर सकूं, तब तक मैं तर्कसंगत सीमा के भीतर लगभग कुछ भी बनने और करने को तैयार हूं। और सबसे पहले मैं उन सभी बदमाशों की जमकर पिटाई करने वाला था जो मेरी माँ के साथ हुई घटना में शामिल थे। मैं उनकी धमकियों और उत्पीड़न को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन जब उन्होंने उस पर हाथ उठाया तो उन्होंने खुद अपनी कब्र खोद ली। स्की मास्क पहनकर और हुड ऊपर खींचकर, मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूं वह खतरनाक है, लेकिन यह ऐसी चीज थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगर मेरी माँ को जरा भी अंदाजा होता कि मैं क्या करने की योजना बना रही हूँ, तो वह मुझे इतनी देर रात बाहर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देती, लेकिन यह कुछ ऐसा था जो मुझे करना ही था। चीजों को नजरअंदाज करने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, और अगर मैं खुद ऐसी स्थितियों से नहीं निपटता तो मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता कि वह मेरे लिए इनसे निपटेगा। और यह जानते हुए भी कि मैं जो करने जा रहा था वह एक अपराध था, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और मैं अपनी माँ की देखभाल और रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरी इकलौती प्रियजन थीं। मुझे कोई संदेह नहीं था, लेकिन यह स्वाभाविक था कि जैसे ही मैंने उस जगह की ओर बढ़ना शुरू किया जहां मुझे पता था कि मेरी माँ को परेशान करने वाले लोग अक्सर घूमते रहते थे, मैं चिंतित महसूस करने लगी।
लेकिन जब मैं ऐसा कर रहा था, अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज बहुत जोर से गूंजी। आपने गैंगस्टर सिस्टम को जगा दिया है। अध्याय 3। गैंगस्टर सिस्टम। ये क्या बकवास है? किसने कहा ये? मैंने हैरानी से कहा, लेकिन फिर अपने चारों ओर देखा तो कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे कान में फुसफुसा सकता था, और ऐसा लगा जैसे आवाज मेरे दिमाग के अंदर से आई हो। मैं दोहराता हूं, आपने गैंगस्टर सिस्टम को जगा दिया है, एक रोबोटिक आवाज ने घोषणा की। शांत होने पर और यह देखकर कि अचानक घबरा जाने के बाद आसपास के लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे मानो मैं पागल हो गई हूं, मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर तेजी से वहां से जाने लगी। गैंगस्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो होस्ट को सबसे महान गैंगस्टर बनने के लिए मार्गदर्शन करेगा, और मानदंडों को पूरा करने के बाद आप सिस्टम के अस्थायी होस्ट बन गए हैं, आवाज ने आगे कहा। मुझे लगा कि शायद मैं पागल हो रहा हूं और ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश करने में मेरा कुछ भी नुकसान नहीं था। क्या यह सच है? और तुम मेरे दिमाग में कैसे बोल रहे हो? मैंने दबी आवाज में कहा, क्योंकि मैं जोर से बोलना नहीं चाहता था और आसपास मौजूद कुछ लोगों के सामने खुद को सिजोफ्रेनिक नहीं दिखाना चाहता था। हालांकि मुझे प्रशिक्षण और काम में खुद को व्यस्त रखना पसंद था, लेकिन मैंने अपने जीवन में काफी उपन्यास पढ़े थे और मुझे पता था कि एक प्रणाली क्या होती है। लेकिन किसने सोचा होगा कि ऐसा कोई सचमुच मौजूद होगा? ठीक है, आपने जिन मानदंडों का जिक्र किया था वे क्या थे? मैंने मन ही मन पूछा। अपने मन में उससे संवाद करना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मानो मैं खुद से ही बात कर रहा हूं, लेकिन उसने मुझे जवाब दिया, इसलिए मुझे उसके अस्तित्व पर अब कोई संदेह नहीं रहा। हालांकि मेरे मन में अब भी मिलीजुली भावनाएं थीं। मैंने जिन सिस्टम नॉवेल्स को पढ़ा है उनसे यह पता चलता है कि सिस्टम व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छाओं और आकांक्षाओं के आधार पर प्रकट होता है। तो मैंने गैंगस्टर सिस्टम को क्यों जगाया? क्या मेरे पास गैंगस्टर बनने से ज्यादा जुनूनी अन्य चीजें नहीं हैं, जैसे कि चैंपियन किकबॉक्सर बनना या अमीर सीईओ बनना? मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न और मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर देते हुए इसने जवाब दिया, आप में गैंगस्टर बनने के लिए आवश्यक महत्वाकांक्षा, दृढ़ संकल्प और निर्ममता है, लेकिन व्यवस्था ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो जन्मजात बुरा इंसान न हो। महानतम गैंगस्टर बनने के लिए आप एकदम उपयुक्त हैं, क्योंकि करुणा और दृढ़ संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति कभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। आपने गैंगस्टर सिस्टम को क्यों जगाया? इसकी वजह यह थी कि यही आपकी सबसे बड़ी इच्छा थी। एक गैंगस्टर के गिरोह में ऐसे लोग होते हैं जिन पर वे भरोसा कर सकते हैं, और वफादारी, हालांकि दुर्लभ है, हर कोई चाहता है। आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कानून पर निर्भर नहीं रहना चाहते, इसलिए एक धनी और शक्तिशाली गिरोह बनाना आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा, और इस प्रक्रिया में आप सबसे महान गैंगस्टर बन जाएंगे। सबसे बड़े गैंगस्टर को कई क्षेत्रों में कुशल होना चाहिए, जिनमें युद्ध कौशल और व्यवसाय संचालन शामिल हैं, इसलिए किकबॉक्सिंग और सीईओ बनना दोनों इस प्रणाली में एकीकृत हैं। इसलिए यह आपके लिए एकदम सही है। मैं मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, और शायद भाग्य ने मुझे ठुकराया नहीं था बल्कि मुझे एक महान अवसर की ओर ले जा रहा था। मेरे दिमाग में एक प्रणाली, एक इकाई है जो कथित तौर पर मुझे सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने की दिशा में मार्गदर्शन करेगी। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ था। भले ही इससे मुझे मदद न मिले, कम से कम मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति तो है जिससे मैं अपने मन की बात कह सकती हूं और अपनी समस्याओं में अकेली नहीं रहूंगी। लेकिन इसने मुझे अस्थायी मेजबान क्यों कहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप केवल एक अस्थायी होस्ट हैं। गैंगस्टर सिस्टम के असली होस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त करने से पहले आपको दीक्षा मिशन पूरा करना होगा। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे
तो यह प्रणाली आपसे जुड़ जाएगी और हमारा अस्तित्व आपस में गुंथ जाएगा। और इस प्रणाली के आपके साथ होने से आपकी अतीत और भविष्य की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। उदाहरण के लिए स्कूल में आपका अतीत और आपके पिता के साथ आपके संबंध। रुको, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने मन ही मन चिल्लाया। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सिस्टम मेरी यादों को देख सकता है, लेकिन शायद यह अपरिहार्य था क्योंकि यह मेरे भीतर ही था। हालांकि मुझे अपने अतीत के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नहीं, और यह ऐसी चीज थी जिसे मैं निश्चित रूप से खुद को याद दिलाना नहीं चाहता था। और मेरे दिमाग में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी। दीक्षा मिशन आखिर है क्या? मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा कि मुझे यह प्रणाली सीधे सीधे क्यों नहीं बताई गई। आपका दीक्षा मिशन ब्लैक हैंड गैंग कहलाने वाले बदमाशों के छोटे समूह को कुचल दें। मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर मिलने वाले अतिरिक्त पुरस्कार आपके प्रदर्शन पर निर्भर करेंगे। ब्लैक हैंड गैंग के बारे में बुनियादी जानकारी। यह 11 सदस्यों वाला एक छोटा गिरोह है जो आपराधिक दुनिया में स्थापित नहीं है। उनके सरगना का ट्रायड से मामूली संबंध है, लेकिन इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मास्क के नीचे मुस्कुराते हुए मैं उन कमीनों को पकड़ने और मेरी माँ, मुझे और कई अन्य लोगों को जो यातनाएं उन्होंने दी हैं, उनका बदला लेने के लिए उन्हें बुरी तरह पीटने के लिए बेताब था। मुझे लगता है कि मैं एक तीर से 2 निशाने साध लूंगा। चीजों को स्वीकार करना। जिस इलाके में मैंने उन लोगों को घूमते हुए देखा था, उस ओर आगे बढ़ते हुए मेरा दिमाग आश्चर्यजनक रूप से साफ था और सब कुछ मेरे दिमाग में बैठ गया था। एक गुंडा है ना? मैंने अब तक इस बारे में सोचा ही नहीं था, और ये वही लोग हैं जिनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, लेकिन लगता है अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। जब तक मैं उन बदमाशों जैसा न बन जाऊं और अपनी माँ को वो जिंदगी दे सकूं जिसकी वो हकदार है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आह भरते हुए मन ही मन सोचा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और मैं वैसे भी अपराध करने जा रहा था, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल सही समय पर जगाया। अब से भले ही मैं जो जीवन जीऊंगा उसे नीची नजरों से देखा जाए, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह ऐसा जीवन हो जिस पर मुझे गर्व हो। और शायद सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने की कोशिश करना ही मेरा असली मकसद था। मैं हमेशा से जो भी काम करता आया हूं, उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करता रहा हूं, और अब वह काम है एक गैंगस्टर बनना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा बुरी बात ही हो। गैंगस्टर किसे कहते हैं? खैर, मुझे लगता है कि वह एक अपराधी है जो किसी गिरोह का सदस्य है। और अपराधी कौन होता है? कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया हो या जिसे कानूनी तौर पर किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो उसे अपराधी बना देता है। कानून ने मेरी और मेरी माँ की मदद या बचाव के लिए शायद ही कुछ किया है, इसलिए यही वह रास्ता है जिसे मुझे अपनाना तय था, और इसमें हिचकिचाने या खुद पर संदेह करने का कोई मतलब नहीं है। एक गैंगस्टर बनकर भले ही मुझे अच्छा इंसान न माना जाए, लेकिन कौन कह सकता है कि मैं बुरा इंसान था? जब तक यह मुझे किसी भी निर्दोष को कुचले बिना एक बेहतर जीवन की ओर ले जाता है, तब तक यही वह मार्ग है जिसके लिए मैं नियत था। मैं सबसे बड़ा गैंगस्टर बनूंगा। इस गिरोह को कुचलना तो बस शुरुआत होगी, और अंततः मैं सभी बड़े गिरोहों का सफाया कर दूंगा और कानून से ऊपर सबसे शक्तिशाली गिरोह बनाऊंगा, मैंने खुद से कहा। मैंने जल्दी ही स्थिति को स्वीकार कर लिया था और अपने लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, भले ही वह अव्यवहारिक और पागलपन भरा था, लेकिन मुझे आगे क्या करना था यह स्पष्ट था। भले ही वह अव्यवहारिक और पागलपन भरा था, लेकिन मुझे आगे क्या करना था यह स्पष्ट था।
इसके बाद सिस्टम ने यह पुष्टि की कि उनका गिरोह इस समय कहाँ है, और जैसा कि मुझे संदेह था, वे ओरिएंटल बार में थे, जो उन जगहों में से एक थी जहां मैंने उन्हें कुछ बार देखा था। मैं तो वैसे भी उन्हें बुरी तरह पीटने जा रहा था, इसलिए अगर मुझे इससे फायदा हो और सिस्टम से इनाम मिले तो मेरी दोहरी जीत है। अब बस इस झंझट को खत्म करना बाकी है। मैंने खुद से बुदबुदाते हुए दौड़ना शुरू किया। अध्याय 5। घिनौना। अगर मैं पैदल जाता तो ओरिएंटल बार मेरे घर से लगभग 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन जॉगिंग करके जाने पर मैं वहां दोगुनी तेजी पहुंच जाता था और इस प्रक्रिया में मेरा शरीर भी गर्म हो जाता था। बाहर से मैं शांत और दिमाग से स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरी आंखों में छिपी नफरत और क्रोध को छिपाना असंभव लग रहा था। गैंगस्टर सिस्टम का उदय एक सुखद आश्चर्य था और इसने मुझे एक नया उद्देश्य खोजने में मदद की जिसे मैं आगे बढ़ा सकता था, लेकिन उस समय मेरा पूरा ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित था। मैंने आश्चर्यजनक रूप से प्रणाली के जागृत होने के साथ तालमेल बिठा लिया था और अच्छी प्रतिक्रिया दी थी, और मैं जीवन में कड़ी मेहनत कर रहा था, जबकि मुझे यह स्पष्ट नहीं था कि मैं भविष्य में क्या करने वाला हूं। अब गैंगस्टर सिस्टम के साथ मैं क्या बनने वाला था, यह स्पष्ट हो गया था, और इस मामले पर सोचते रहने से केवल संदेह और चिंताएं ही पैदा होंगी, जबकि मेरे पास इससे भी अधिक महत्वपूर्ण विचार थे। तथाकथित ब्लैक हैंड गैंग का सफाया। यह जानते हुए कि वे मेरी मां से सुरक्षा शुल्क वसूल रहे थे, मैंने कई बार उनका पीछा किया और उन पर नजर रखी और उनके साथ टकराव करने के करीब पहुंच गया, लेकिन हमेशा खुद को रोक लिया, क्योंकि मैं स्कूल में अपने भविष्य या ऐसी किसी भी चीज को खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन अब मुझे उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, और मुझे ऐसा करने के लिए गैंगस्टर सिस्टम द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा, तो मेरे अंदर के सारे गुस्से को दबाने का क्या कारण था। खुद को शांत करते हुए मैंने ओरिएंटल बार का दरवाजा खोलने से पहले एक गहरी सांस ली। बाहर अंधेरा था और धुंधली रोशनी वाली स्ट्रीट लाइटों के नीचे इस समय इस क्षेत्र में केवल वही लोग बाहर थे जो मौजमस्ती या परेशानी की तलाश में थे। नशीली दवाएं, महिलाएं और हिंसा सर्वव्यापी थे, और ये चीजें सबसे अधिक ओरिएंटल बार के भीतर केंद्रित थीं, जो ब्लैक हैंड गैंग के स्वामित्व और देखरेख वाला स्थान था। यह काफी बड़ा बार था और दरवाजे खोलते ही मुझे शराब और सिगरेट के धुएं की तेज गंध आई, और जो कुछ मैंने देखा उससे मुझे घृणा हुई। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य बार जैसा लग रहा था, लेकिन इसमें इससे कहीं अधिक कुछ था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, ऊंची एड़ी के जूते पहने एक अधनंगी चुलबुली महिला तेजी से मेरी ओर बढ़ी। मेरी ओर दौड़ते हुए उसने मेरे हाथ पर हाथ रखे और मेरे ऊपर झुककर अपने लगभग ढके हुए स्तन को मुझ पर टिका दिया। क्या आप चाहेंगे कि मैं आज रात आपके साथ चलूं? उसने मोहक अंदाज में पूछा। कितना दुखद जीवन है, मैंने मन ही मन बुदबुदाया। उसके पास से गुजरते हुए और उसे नजरअंदाज करते हुए मैं ऐसी महिलाओं से घृणा करने से खुद को रोक नहीं सकता, लेकिन साथ ही उस पर दया भी आई। वे ब्लैक हैंड गैंग के सबसे बड़े शिकार थे, जो लोगों को धमकाकर इकट्ठा किए गए पैसे का इस्तेमाल उस बार को चलाने के लिए करता था, जो एक अवैध वेश्यालय भी था। वे हताश युवतियों को काम पर रखते थे और कुछ को तो अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर भी करते थे। वे मुनाफे का अधिकांश हिस्सा खुद रख लेते थे और उन्हें केवल थोड़ा बहुत हिस्सा ही देते थे। दलाल, मानो उनके पिछले कृत्य काफी नहीं थे। लोग अपने जीवन और शरीर के साथ जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन यह दुखद है कि कुछ लोगों को अपना शरीर बेचने का सहारा लेना। और यह स्पष्ट था कि महिलाओं के लिए यह एक भयानक अनुभव था, क्योंकि मुझे देखने वाली महिला इस बात से स्पष्ट रूप से खुश थी कि मैं कोई बदसूरत बूढ़ा आदमी नहीं था, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था कि उनके अधिकांश ग्राहक हुआ करते थे। हालांकि मैंने मास्क और हुड पहन रखा था,
लेकिन मेरे शरीर को देखकर यह स्पष्ट था कि मैं युवा और अच्छी सेहत वाला व्यक्ति था, जिससे यह बात समझ में आती है कि वह मेरी ओर क्यों दौड़ी। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसने मेरे प्रति अपनी घृणा को हल्के में लिया हो। तुम बेवकूफ, वैसे भी मैं तुमसे सेक्स नहीं करना चाहती थी। जब मैं उसके पास से गुजरा तो वह चिल्लाई, लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे दयनीय व्यक्ति के साथ ऊर्जा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं ऊपर की ओर चल पड़ा, बार में बैठकर मौजमस्ती कर रहे लोगों की ओर से मिल रही सभी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए। वहां की भीड़ देखकर साफ पता चलता था कि ओरिएंटल बार एक लोकप्रिय जगह थी, और मुझे वहां एक भी महिला ग्राहक नजर नहीं आई। शराब पीने और नशीली दवाओं का सेवन करते हुए अपनी वासना और इच्छाओं को संतुष्ट करने की अनुमति देने वाला यह स्थान उन कई गंदे जानवरों के लिए स्वर्ग के समान था जो हर रात इस जगह की ओर उमड़ पड़ते थे। यह बेहद घिनौना था। गैंगस्टर सिस्टम में मेरी जो भी स्थिति थी और मेरा जीवन जिस तरह से आगे बढ़ा, अपराध की जिंदगी से बचना नामुमकिन था। कुछ लोग कह सकते हैं कि कोई भी साधारण नौकरी करना और किसी परेशानी से दूर रहना ही काफी था, लेकिन इतने निराशाजनक इलाके को छोड़ने के लिए यह पर्याप्त नहीं था, और अगर होता भी तो कुछ भी नहीं बदलता। इस क्षेत्र में और दुनिया भर के कई अन्य क्षेत्रों में गरीबी और दुख का अंतिम चक्र खुद को दोहराता रहेगा। अगर मेरी माँ और मैं पीड़ित नहीं हुए तो कोई और परिवार पीड़ित होगा। और ऐसा भी नहीं था कि मैं ज्यादातर लोगों की तरह एक दयनीय और नीरस जीवन से संतुष्ट हो जाता। तो शायद बदलाव का समय आ गया था। इतना बड़ा बदलाव कि यह न्यूयॉर्क, पूरे देश और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के आपराधिक जगत की नींद को हिला देता। जैसे ही मैं बार की चरमराती लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ा, हर कदम के साथ कराहने और सिसकने की आवाजें और तेज होती गईं। दूसरी मंजिल पर 1 दर्जन निजी कमरे थे, और उनमें से प्रत्येक में क्या हो रहा था यह स्पष्ट था, जिससे मुझे अंदर तक घिन आ रही थी। यदि दोनों पक्ष स्वेच्छा से सहमत थे और उन पर कोई दबाव या दबाव नहीं डाला गया था, तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अधिकांश मामलों में लगभग हर महिला अपनी स्वतंत्र इच्छा से वहां मौजूद नहीं थी। उनमें से किसी एक के बारे में सोचकर ही मैं आक्रोशित हो जाता था, और इस समस्या का एक बड़ा हिस्सा ब्लैक हैंड गैंग की वजह से था। लोग इतने कामुक, बेताब और निर्दयी कैसे हो सकते हैं? लेकिन यह वह मुख्य समस्या नहीं थी जिसके लिए मैं वहां गया था, और यह एक ऐसी समस्या थी जिसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि इसे आसानी से हल नहीं किया जा सकता था। दूसरी मंजिल पर गलियारे के अंत में एक दरवाजा था जो सबसे बड़े कमरे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता था, और सिस्टम द्वारा यह पुष्टि किए जाने पर कि सभी लक्ष्य उसी कमरे के भीतर हैं, मैंने अपने मन को शांत करते हुए उस कमरे की ओर चलना शुरू कर दिया। चूंकि गिरोह के सभी 11 सदस्य वहां मौजूद थे, इसलिए मुझे पता था कि मैं शेर की मांद में प्रवेश कर रहा हूं और यह बहुत खतरनाक होगा, लेकिन मुझे अपने लड़ने के कौशल पर पूरा भरोसा था। और ऐसा भी नहीं था कि मैं पीछे हट सकता था, क्योंकि यह व्यवस्था द्वारा जारी किया गया दीक्षा मिशन था और यही वह काम था जिसे मैं सबसे ज्यादा करना चाहता था। जब तक उनके पास बंदूकें नहीं थीं, तब तक मेरे पास मौका था। उन्हें एक एक करके मारना संभव होना चाहिए था, और मुझे यकीन था कि वे किसी न किसी तरह के नशीले पदार्थों के प्रभाव में होंगे, और निश्चित रूप से एक अकेले नकाबपोश व्यक्ति के हमले की उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। इसके साथ ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरे अंदर मौजूद आक्रोश से मैं एक पूरी सेना का सामना कर सकता हूँ, इसलिए मैं उनके कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और उसे पूरी ताकत से लात मारी। यहाँ कुछ भी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ ऐसी ही कहानियों ही मिलेगी।